CNBC आवाज पर कमाई का अड्डा। भारतीय बाजारों में मोमेंटम तो है लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है। लेकिन जिस मुद्दे की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, वहां अगर आप नजर डालें यानी कि मिड कैप 100 इंडेक्स ये 440 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। कुछ ब्रोकरेजेस इंडिकेट कर रही हैं कि अब थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। इस पर हमारे दिग्गज निवेशकों की क्या राय बन रही है? बिग मार्केट वॉइस में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेन चोकसी। चोकसी साहब, स्वागत है आपका एक बहुत ही दिलचस्प मोड पर, जहां पर इंडेक्स थोड़ा सा अटक रहा है लेकिन एक तरफा तेजी और धमाकेदार रिटर्न स्मॉल और मिड कैप्स ने बनाए हैं। जैसे आतिन कुछ देर पहले मेंशन कर रहे थे कि थोड़ा सा सावधान होने के संकेत अब लोग पढ़ने लगे हैं। आपको क्या भी ऐसा लगता है कि मिड कैप्स में बहुत अति हो गई है, जैसे कहा जाता है हर रोज नए हाईस पर, हर रोज 300-400 अंकों की तेजी? तो हर्षदा, आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ मिड कैप के अंदर तेजी बढ़ रही है आगे, उसका जो रीजन है उसकी हम चर्चा करेंगे। बट उसके साथ में हम देख रहे हैं कि जो लार्ज कैप कंपनीज है उनके अंदर प्रैक्टिकली आई थिंक द प्राइस मूवमेंट हैज स्टॉल्ड, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्राइस मूवमेंट, विच मीन्स दैट आई थिंक मार्केट के अंदर ज्यादातर प्रभाव जो ट्रेडिंग का है वो ट्रेडिंग का प्रभाव है। Some of the HNI group of investors and some of the smaller mutual fund schemes, they are basically operating the mid-cap counters significantly, I think, based on the news flow. I'm not against, I think, the news flow. I'm not against they operate the mid-cap counters, but what is more concerning कि जो वैल्यूएशन के ऊपर आप मिड के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो वो वैल्यूएशन डाइजेस्ट नहीं होता है। हमने देखा है कि काफी कंपनियों के अंदर द पी रेशियोज हैव एक्सपांडेड to above 50 levels and in some of the cases 80 to 100 levels also, which according to me is suggesting that either these companies are going to have a cumulative growth of 100% in next 3 years or they are overly priced based on some of the news flows. मेरा ऐसा मानना है कि I think to a greater extent I think this particular situation is hyped in many companies cases, largely because of the positive news flows of course, but I think they are hyped and they are discounting the market earnings, so the company's earnings, at least 2 years, I think, or more than 2 years in advance, which according to me, शायद I think market के अंदर थोड़ी break लगा सकता है ये stocks के अंदर. I would be more watchful. I would rather play systematically into this market. And जो frontline companies की जहाँ पे बड़े profit आने की capacity है, वो कंपनी को हम ज्यादा पसंद करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इन द पोर्टफोलियो, इवन दो दे जनरेट 20-25% काइंड ऑफ रिटर्न इन 12 to 15 months time. They are relatively better compared to the mid caps who are generating 50 and 100% return in smaller ones, because of I think the risk aversion that we want to keep at this point of time. प्लीज आपको एक पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगी कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स में पैसा लगाएंगे तो अल्फा वहीं पर मिलेगा, करेक्ट? अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन निफ्टी का अगर आप लेवल देखें वो ज्यादा कुछ हरकत नहीं दिखा रहा है, इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिकली एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो अब ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाए अच्छी क्वालिटी के मिड कैप में एंड अच्छी क्वालिटी के लार्ज कैप में? लार्ज कैप में भी वही है कि ये स्टॉक्स पहले रनअप दिखा चुके हैं और यहाँ पर भी वैल्यूएशंस महंगे हैं। मिड कैप्स की वैल्यूएशन की बात कम होती है, लेकिन लार्ज कैप के वैल्यूएशंस क्योंकि ज्यादा दिखते हैं, ज्यादा ट्रैक होते हैं, तो ज्यादा अपैरेंट होते हैं। Maybe I think the rotation is the name of the game. Maybe when you get the stock expensive, I think वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जैसे आपने लार्ज कैप का रेफरेंस लिया, तो लार्ज कैप के अंदर जैसे भाव 5 में बढ़े जोर से, तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई, दे हैव बिकम स्टैग्नेंट। बट उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो परसेंटेज वाइज फॉल इज कंपेरेटिवली स्मॉल। मिड कैप के अंदर जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है या सेक्टर रोटेशन स्टार्ट होता है मिड कैप टू लार्ज कैप, वहाँ पे मिड कैप के अंदर फॉल काफी हद तक ज्यादा आता है, करीबन आई थिंक 25-30% के आसपास फॉल आता है। तो मेनी अ टाइम्स आई थिंक टू गेट द सस्टेनेबल रेट ऑफ रिटर्न आउट ऑफ मिड कैप बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि आपको अच्छे समय के अंदर अच्छा रिटर्न दिखता है, बट जब भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है उसके बाद में एक साइडवेज मूवमेंट या लल मूवमेंट होती है, उसके अंदर जो कैपिटल में इरोजन होता है वो वापिस रिकवर होने में टाइम लगता है। फेब्रुआरी और मार्च ये साल के कैलेंडर ईयर का आप मंथ निकाल के देखें तो वहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर काफी कंपनियों के अंदर करीबन फॉल जो गिरावट आई थी दाम के अंदर वो 50 से 60% के बीच में दाम के अंदर गिरावट आई थी। एंड देयर आफ्टर आई थिंक दिस स्टॉक्स बिल्ट अप। तो अगर आपने ऊपर के भाव में शायद जनवरी और दिसंबर पहले लिए थे ऊपर के भाव में,
आपको ये गिरावट के बाद आज की तारीख में जो रिटर्न मिलता है वो मेरे ख्याल से आई थिंक पैर एक पार आ जाता है मार्केट का रिटर्न के साथ में। तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आपको ये चीज संभाल के प्ले करना चाहिए, बिकॉज निफ्टी एंड स्मॉल कैप एंड मिड कैप पर्टिकुलरली दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू द वोलेटिलिटी इनटू द मार्केट। ओके, ये मिड कैप्स पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन आपने सुना। मीनवेल एक स्टॉक लेके आई, इट्स बजाज फाइनेंस 5337 डे हाई। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देवेन भाई से अगला प्रश्न मैं एनबीएफसी पे पूछने वाला हूँ। देवेन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक घटना घटी इस स्पेस में और वो था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री। मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो का एक हिस्सा एनबीएफसीज था, अच्छे एनबीएफसीज था, उसमें मतलब मोटे तौर पे क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि मुझे एक ऐसी एनबीएफसी मिल रही है जो अभी नेक्स्ट स्टेज में है और बजाज फाइनेंस और अदर एचएफसीज को मिलाने के बाद, मतलब अब जियो फाइनेंशियल सर्विस को भी मिला लूँ मैं, एनबीएफसीज में आप जियो को कहाँ रखेंगे और क्या सब्सट्रैक्ट करना चाहेंगे अगर आपको जियो को उसमें स्पेस देना है? आपका व्यू एनबीएफसीज में क्या है? सेलेक्ट किस को कर रहे हैं आप, प्रेफर क्या क्या कर रहे हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल है, बजाज फाइनेंस का, पूनावाला फिनकॉर्प का, वो काफी हद तक आई थिंक प्रूवन बिजनेस मॉडल है। और मेरे ख्याल से जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती है एंड एट द सेम टाइम आई थिंक अमाउंट ऑफ मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी, बी इट इन एसएमई एमएसएमई सेगमेंट और बी इट इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर द रिटेल सेगमेंट, मेरे ख्याल से आई थिंक जे कंपनी का प्रूवन बिजनेस मॉडल है, उसके अंदर बजाज फाइनेंस का मॉडल काफी हद तक प्रूवन है। दे हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द बुक आउट ऑफ द रिटेल लैंडिंग, they are successfully building the book into the SME lending, and they have also proven themselves into the housing finance. So I think this company has got a very good stability and a sustainability as far as I think their growth path is concerned. Poonawalla Fincorp also similarly I think is moving in that direction, and their growth model and the AUM growth I think is also systematically moving into different verticals. जियो फाइनेंशियल की बात करें तो जियो फाइनेंशियल के अंदर एक अच्छी प्रॉमिस के साथ में ये कंपनी स्टार्ट हो रही है। एक तरफ उनका एनबीएफसी का वर्टिकल है, दूसरी तरफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी का उन्होंने जो ब्लैक रॉक के साथ में टाइप किया उसका एक वर्टिकल है, दूसरी तरफ कंपनी ने इंडिकेशन दिया है कि दे वांट टू बेसिकली एक्सपांड इनटू द इंश्योरेंस एक्टिविटी, and the one last vertical would be the distribution of investment products, be it including mutual fund or brokerage platform, etc. So मेरा ऐसा मानना है कि given this kind of position that Jio Financial is carrying and given the kind of balance sheet network that this company is having, along with the number of customers they have in different format and vertical within the Reliance group of companies, मेरा ऐसा मानना है कि Jio Financial would be I think relatively a far better performer going forward in next 3 to 5 years time, because जो मार्केट कैप्चर करने के लिए आपको जरूरियात है नंबर ऑफ कस्टमर्स की वो आपके पास है, अमाउंट ऑफ फंडिंग की जो जरूरियात है वो आपके पास है। So that means I think if they can bring the convergence of the customer's requirement along with the funding, मेरे ख्याल से I think they can expand the book size relatively very fast compared to many other NBFCs. So that should be a company जहाँ पे आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। ओके, देखिए मेरा प्रश्न जो था वो एनबीएफसी पे था और शायद बातचीत करते करते मैंने जियो का जिक्र कई बार किया, लेकिन मेरा प्रश्न केंद्रित था एग्जैक्टली देवेन जी की इस वक्त सोच पे, प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं वो अपने एनबीएफसी पोर्टफोलियो को। किसी भी राय जियो संबंधित जो दी गई है इस मंच पे, उस पर प्लीज़ आप एक अपनी निजी राय ज़रूर सम्मिलित करिएगा। इस चैनल का CNBC आवाज़ का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और उसी समूह की ये कंपनी भी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो कृपया करके इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस बीच 2-3 स्टॉक्स देखिए, मैं मिड कैप्स की बात हो रही है। इट्स नाउ ABFRL जो डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, एंड ABFRL पोस्ट 15 मार्च 2023 सबसे सर्वोच्च स्तरों पर है और ये इस वक्त टेस्ट कर रहा है अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पोस्ट दिसंबर 30। क्या गजब का मूव आ रहा है। खैर, मैं इससे निकलता हूँ, थोड़ा सा बात करता हूँ देवेन जी से एक ऐसे हॉट स्पेस पे। सर, रेलवेज, हालांकि हर्षदा मिड कैप्स को लेकर, स्मॉल कैप को लेकर बात काफ़ी छेड़ चुके हैं, बात कर चुके हैं, बट रेलवेज और डिफेंस, इसमें कोई वजह नज़र आती है कि आपको कि अब हम प्रॉफिट बुक कर लें या फिर अभी कैरी ऑन करना चाहिए, अपने ट्रेड्स को रखें, लॉन्ग कमिटेड रहें? आपका व्यू क्या कह रहा है? क्योंकि आजकल चलते चलते ना सर, आप यकीन मानिए हर आदमी पूछ रहा है यार IRFC 30 का 72 हो गया,
120 का आरवीएनएल कल 162 हो गया था। वास्तविकता नहीं लग रही है बहुत लोगों को, कुछ हद तक हमें भी नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। आपका व्यू क्या है? सो आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि रेलवे और डिफेंस के अंदर उनका जो मेन कस्टमर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द डिफरेंट expansion processes into this segment, they have been placing larger amount of orders in the hands of these companies, respective listed companies जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो to a greater extent demand scenario बरकरार है। Demand scenario in the country I think has got a more visibility than seen ever before in past, क्योंकि गवर्नमेंट इज द मैक्सिमम स्पेंडर और 10 लाख करोड़ का ये साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, अगले साल के अंदर शायद ये बजट रिवाइज होकर आई थिंक अपवर्ड जाएगा, आई थिंक बाय 20-30%, क्योंकि गवर्नमेंट ने 10 साल का जो रोड मैप रखा है 110 लाख करोड़ स्पेंड करने का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर डेफिनेटली द बेनिफिशियरीज आर सम ऑफ दिस सेगमेंट्स इंक्लूडिंग रेलवेज, इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन रोड्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स एंड अमंग अदर्स, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शंस। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक द डिफेंस का जो आप इनसोर्स कर रहे हो इंस्टेड ऑफ आई थिंक बाइंग इट फ्रॉम अब्रॉड overseas, I think to a greater extent I think we are giving good stability to these companies, no doubt about it. But उसके सामने एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है, being government being the largest customer in this space, government will definitely be very very tight on providing the margin to these companies. और अगर आपका कोई भी जगह पे स्लिपेज होता है तो that means I think your business is going to probably hit the wall, थोड़ा बहुत मुश्किल आ सकता है। तो इसीलिए मेरे इन्वेस्टर को हमेशा हम लोग ये बताते हैं कि if you are buying defense and railway stocks, don't create over expectations out of the earnings. Earnings could be in the vicinity of around 20-25% on a cumulative basis at the best. And at the same time, margins cannot expand faster because of the government's tight control on the cost. तो ये दो चीज के ऊपर आप ध्यान देते हो तो शायद in some of the companies cases, be it in defense, be it in railways, मेरा ऐसा मानना है कि they have been slightly expensive or maybe in some of the cases largely expensively priced at this point of time in the market. तो शायद थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन आ सकता है, उसके अंदर आपको संभलना जरूरी बनता है। I would be a buyer into railways and defense stocks when the market gives a sharper degree of correction. That would be, I think, a preferred approach to play little safe in this market. पॉइंट टेकन कि डिप्स पर शायद इन स्टॉक्स में खरीदे, इस रैली को चेज ना करे, क्योंकि यहाँ पर एक तरफा बहुत तगड़े गेन्स, इनफैक्ट डबल डिजिट, हायर डबल डिजिट्स में तेजी बनती दिखाई दी है। देवेन, आपकी फार्मा कंपनियों पर क्या राय रहेगी, स्पेशली अब यहाँ पर क्योंकि एमएनए एक्टिविटी कुछ पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है विद सिप्लाज प्रोमोटर स्टेक ऑन द ब्लॉक। अब पहले टोरेंट फार्मा इंटरेस्टेड था, अब डॉक्टर रेड्डीज का नाम आ रहा है, पी प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन तो होगी, लेकिन ये क्या दरअसल आगे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है निवेशकों के लिए? So keep aside, I think, the inorganic growth activities, क्योंकि inorganic growth activities also brings a lot of uncertainties along with it, and kind of names that you have mentioned, quite possible that I think they may not be in the race. तो उसके ऊपर हम शायद ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान ज्यादा देते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। जहां तक मेरा सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग का सवाल है, I find that companies like Cipla, companies like Dr. Reddy's, companies like Sun Pharma, those who have specialized ability in the area of complex generics, उनके लिए आई थिंक मेरे ख्याल से अच्छा एक समय जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट के अंदर व्हेन यू आर अ प्लेयर विद कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, यू आर नॉट मीटिंग सो मच अमाउंट ऑफ आई थिंक कंपटीशन, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक यू गेट द प्राइसिंग पावर इन योर फेवर। तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक ये फैक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स इंडियन कंपनीज हैव कम अप अ लॉन्ग वे। एक तरफ आई थिंक उन्होंने कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स के अंदर R&D करके काफी हद तक स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स अपने लाए हैं। दूसरी तरफ आई थिंक दिस कंपनीज आर आल्सो फोकसिंग लार्जली इन द एरिया ऑफ APIs, तो वो भी एक आई थिंक एक सुरक्षित बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे जेनरिक के माफिक आई थिंक प्राइस के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। तो ये दो चीज के ऊपर ध्यान दें तो सम ऑफ द लार्जर कंपनीज व्हिच आई हैव मेंशन्ड, I find more conviction into those companies, and probably I find that these companies can compound at a rate of around 20% in next 2 to 3 years time, at least at the current visibility that we are getting. बैंकों में हम देख रहे हैं लगातार HDFC बैंक उन्हीं लेवल्स 15, 70, 75 के चक्कर काट रहा है। ICICI बैंक जो एक बहुत तगड़ी लीडरशिप में था, वहां पर भी अब थोड़ा सा लगाम लग रहा है। ये क्यों, ये ऐसा क्यों है कि जहां मार्केट चलने लगा है बैंकों की हालत थोड़ी सी नर्म है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है, या फिर कुछ और कारण है?
I think the larger problem stays in this market is that they want to chase the story. बैंकिंग के अंदर जो स्टोरी है वो स्टोरी आज की तारीख के अंदर आई थिंक द बायर्स आर नॉट चेजिंग फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस मे बी देयर फोकस इज इन सम अदर एरिया सम अदर सेक्टर्स पर जहां तक बैंकिंग के कारोबार का सवाल है मैं ऐसा समझता हूँ कि लाइक्स ऑफ आईसीआईसीआई लाइक्स ऑफ एक्सिस लाइक्स ऑफ एचडीएफसी इंडसइंड each of these banks have got I think their portfolio quite growing quite healthily. HDFC के अंदर corporate loan book, MSME loan book, retail loan book and priority sector loan book, ये चारों sector के loan book I think is growing very very systematically for them. At the same time, I think if you look at I think likes of ICICI Bank or even for that matter Axis Bank, similarly the growth rate is I think in the vicinity of around 20% to 25% on a compounded basis. In my viewpoint, given this kind of steady growth rate and given the kind of visibility, and at the same time valuation के नजरिए से देखें तो 2.5 टाइम के प्राइस टू वैल्यू के आसपास ये शेयर ट्रेड हो रहे हैं. I would think that downside risk is minimum. Maybe the followership in the market would increase eventually, and at such point of time, I think you will find these companies participating to really much better. So आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई इन्वेस्टर को ये करेक्टेड प्राइस के अंदर या करेक्टेड वैल्यूएशन के अंदर या निग्लेक्टेड वैल्यूएशन के अंदर आई थिंक दे कुड पॉसिबली कंसीडर दिस अपॉर्चुनिटी इन देयर फेवर टू बाय स्टॉक्स इनटू देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज. देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए इन सभी स्टॉक्स पर. प्लेजर स्पीकिंग टू यू. मार्केट पर वापस लौटेंगे.